दूरदर्शन पर हेलो डीडी प्रोग्राम कैसे एंकर कर रहा होता है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, ग्रीस इज द लैंड ऑफ ग्रेस, पेरिस इज द लैंड ऑफ लाइट्स एंड इंडिया इज द लैंड ऑफ आइडियाज। जी हाँ, आइडियाज, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्यूबेशन, आखिर इनका रिलेशन क्या है टेक्निकल एजुकेशन के साथ? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। इसीलिए आज का हमने टॉपिक रखा है तकनीकी शिक्षा, नवाचार एवं रोजगार। और इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी को। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके दर्शकों का भी इस प्रोग्राम के माध्यम से शुक्रिया। और हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, दिल में कोई सवाल है, जहन में कोई जिज्ञासा है या आप अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522220556, 0522228868। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180523। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि दर्शकों की तरफ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, एक छोटा सा सवाल हमारा है, आइडियाज, इनोवेशंस, एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्यूबेशंस, आखिर इनका रिलेशन क्या है टेक्निकल एजुकेशन के साथ? देखिए, जिस देश में जो भी तकनीकी शिक्षा का माध्यम है, जो भी तकनीकी शिक्षा है, वो इन सभी से अपने आप जुड़ी हुई है। तकनीकी शिक्षा का मैं जो मतलब समझता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, तकनीकी शिक्षा जो आसपास के जनसाधारण या जन सामान्य की, कॉमन पीपल की प्रॉब्लम है, उसमें तकनीकी रूप से वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, इसका नाम ही तकनीकी शिक्षा है। ये एक अलग बात है कि जो भी हमने अपनी तकनीकी शिक्षा बनाई है उसमें पेपर्स की जगह बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट्स की जगह बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की जगह बहुत कम है। मेरा अपना मानना ये है कि यह देश जो सदियों से तकनीकी में बहुत आगे रहा है, हम लोगों ने ऐसा कहते हैं, हमारी जो मनीषा बहुत तकनीकी रूप से बहुत आगे रही है। हमने बहुत सारे ग्रंथ सब लोगों के बहुत पहले ही लिखे हैं। इसका मतलब कि जो तकनीकी है उसमें हम बहुत आगे हैं। अब आज पूरे विश्व में यह बात हो रही है कि इस देश की जो तकनीकी शिक्षा है, और आपने खुद भी बहुत कार्यक्रम में अच्छा कहेंगे, इंडिया इज अ लैंड ऑफ आइडियाज। सचमुच जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो इस देश में बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तकनीकी शिक्षा है वही देश के इनोवेशन, इंक्यूबेशन, और इस देश में कोई इनोवेशन और इंक्यूबेशन कोई नया शब्द नहीं है। अगर आप धर्मपाल जी की पुस्तक पढ़ें जिसमें इंडियन पीपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, और कुछ ब्रिटिशर्स ने उसको देश के स्वातंत्र के पहले इस देश की कैसी स्थिति थी वो रिकॉर्ड किया। तो ये देश का हर गांव लगभग तकनीकी शिक्षा में बहुत अग्रणी रहा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर, जैसा कि हमें बता रहे हैं कि हमारा देश सदियों से ही तकनीकी शिक्षा के रूप में बहुत ही अग्रणी रहा है। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर जोड़ रहे हैं, हम उन्हें ले लेते हैं प्लीज। हेलो जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो डीडी में। अपना सवाल कीजिए। जी हाँ, विशी सर ये कहना चाह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तकनीकी रूप से लोग काफी पिछड़े हुए हैं। मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा है, या जो हमने 3 जगहों में शिक्षा को बहुत डेवलप किया है, वो है तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन की शिक्षा और मेडिकल शिक्षा। और मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे देश असफल हुआ है वो ये है कि हम ग्रामीण अंचल में इनकी भाषा में तकनीकी ज्ञान को बहुत डेवलप नहीं करते। आज भी हम अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ते हैं, आज भी हम सोचते हैं कि अंग्रेजी में ही इंजीनियरिंग हो सकती है, अंग्रेजी में ही मैनेजमेंट हो सकता है, और अंग्रेजी में ही जो है मेडिकल हो सकता है, और उसकी सारी किताबें लगभग उन्हीं भाषाओं में लिखी हैं। यहाँ भाषा का विरोध नहीं है, बात है कि जो हमारी सोच है वो हमारी भाषा में छिपी हुई है। इसीलिए जो कॉलर ने पूछा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो तकनीकी है वो गाँव में बहुत डेवलप नहीं हो। और वही देश है
जहाँ पे एक गांव में सारी तकनीकी अवेलेबल थी जी। तो एक गांव में एक लोहार भी था, एक गांव में एक सभी चीजों को बनाने वाला शिल्पकार भी था, गांव में कपड़ा बुनने वाला भी था, गांव में लोहे की भट्टी बनाने वाला भी था, गांव में चीनी बनाने वाला भी था, गुड़ बनाने वाला भी था। तो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डेवलप हुए गांव के अंदर। अब ये सही प्रश्न है कि हम लोगों की जो तकनीकी शिक्षा है उसे गांव से जोड़ने की जरूरत है, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है उनकी भाषा से, उनकी सोच से जोड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसा कि वाइस चांसलर सर बता रहे हैं कि गांवों में जो पिछड़ापन है तकनीकी शिक्षा नहीं पहुंच पाने की वजह से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह उसकी सोच है। हम शिक्षा को उनकी सोच और भाषा के साथ हमने कनेक्ट नहीं किया है, कहीं पे ये गैप है। प्रोफेसर साहब, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे गाँव में शिक्षा, जो तकनीकी शिक्षा का गैप है वो एक्चुअली सोच और उस भाषा से कनेक्ट न होने पाने की वजह से है। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर से ही इनोवेशन में अगर शामिल होना चाहता है तो क्या उसके लिए तरीका हो सकता है और क्या मेथोडोलॉजी आप लोग तैयार करते हैं? कि जो इस देश में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जी, स्कूल ऑफ थॉट को बहुत समझना आवश्यक है। हाँ। एक ये है कि हम प्रोजेक्ट या एनालिसिस ओरिएंटेड पढ़ाई करें जो हम लोग करते रहते हैं। जी, आप भी जर्नलिज्म के छात्र हैं, आपको पता है कि हम फिलोसफी किताबें पढ़ते हैं। दूसरे ये कि हम सिंथेसिस ओरिएंटेड पढ़ाई करें, जैसे अभी हम हैं, आप जर्नलिज्म में लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लाइव प्रोग्राम के साथ सीखते हैं। तो हमारी जो भारतीय विद्या की पद्धति रही है उसमें व्यक्ति गुरुकुल में जाकर पहले दिन से काम करना सीखता है। मुझे लगता है कि जो हमारे बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके कॉलेज जहाँ भी सिचुएटेड है उनके आसपास एक सराउंडिंग्स है। इवन आईआईटीज के पास भी बहुत सराउंडिंग्स हैं। हम लोग आईआईटी कानपुर में जाते हैं, बगल में नानकाड़ी। गांव के लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही तकनीकी शिक्षा का काम है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें, यहाँ पे बहुत सारे लोग चिकन का काम करते हैं जी, लखनऊ बहुत फेमस है चिकन जी। लेकिन आपको पता है कि वही डिजाइन चिकन की बहुत पुराने रूप से, पारंपरिक रूप से चल रही है। अब इस समय देश में अगर देखिए या विदेशों में ज्वेलरी की मार्केट बहुत आगे बढ़ी। उसका एक प्रारंभिक कारण था कि ज्वेलरी में कैड डिजाइन का एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो अगर कोई व्यक्ति उन शिल्पकारों को, उन व्यक्तियों को ये जो नई डिजाइन है, नया है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वो एक प्रोडक्ट डेवलप कर दे चिकन कैड के नाम से, या चिकन डिजाइन से, तो वो नई डिजाइन रखा, वही व्यक्ति वेबसाइट पे अपने सामान, अपने चीजें बेचे, तो एक पूरा इकोनॉमिक स्पिन जो है बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो नए छात्र हैं उनसे मैं जरूर आह्वान करूंगा कि वो आसपास की ऐसी ही प्रॉब्लम्स को लेकर उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। हम किसी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं तब नहीं निकालते। जैसे ये पानी है, पानी का फॉर्मूला H2 है, ये पानी का पता तभी लगेगा जब हम इसको पिएंगे, तभी ये वाटर होगा। अभी तो H2 है, वो आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मेरा लगता है कि ये बीटेक में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम छोड़ते जा रहे हैं या हमसे हो नहीं पा रहे। इसको जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोडक्ट बनाने की तरफ चलना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात कही है वाइस चांसलर सर ने कि हमारे गुरुकुल में और हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उसमें करके सीखो वाला जो एक मेथड था कि आओ करके सीखें, करते करते हम सीखते थे, वो कहीं ना कहीं गैप हो रहा है। और प्रोफेसर साहब का संदेश भी यही है और हम भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमसे जो बीच में चीज़ें छूट रही हैं वो करके देखने वाली, उस पर हमें आना पड़ेगा। शिक्षा और रोजगार का तो एक संबंध रहा है, लेकिन रोजगार और नवाचार किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं? मैं वही सोच रहा था जब आपको प्रश्न पूछ रहे थे कि हमें शिक्षा एवं रोजगार पे चलना चाहिए या रोजगार एवं नवाचार पे चलना चाहिए। जी, देश भारत देश में जी रोजगार देने वालों की बड़ी चिंता रही है। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने तो हमेशा लिखा है कि उत्तम खेती, मध्यम बान और निकृष्ट चाकरी, ऐसा इस देश के मनीषा ने लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश जो है हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। हमारे देश में जो पहले की फिलॉसफी रही है वो ये है कि प्रोड्यूस करो। और आज इकोनॉमिक स्पिन में आप ये देख रहे हैं कि वो देश बहुत आगे हैं इकोनॉमी में। जैसे चाइना का उदाहरण लेते हैं, ताइवान का लेते हैं, हम लोग नॉर्थ कोरिया का लेते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। मुझे लगता है कि जो नवाचार है वो रोजगार देने की तरफ होना चाहिए, ना कि रोजगार लेने का। आज हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपके पास ऐसा हमको नौकरी चाहिए,
मेरा अपना कहना है हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि शिक्षा ये कहीं सिखाने में असफल रही है कि हम नौकरी देने वाले कैसे बने जी। और इसमें समाज की एक महती भूमिका है जो जिससे मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारा समाज कोई बड़ी व्यक्ति की मल्टीनेशनल की नौकरी में तो उसको बहुत सम्मान देता है, लेकिन अगर गांव में वो कुछ खेती प्रोड्यूस कर रहा है या उसने कोई सामान का प्रोडक्शन किया है उसको हम शिक्षा के माध्यम से छोटा समझ रहे हैं, जबकि होना रिवर्स चाहिए कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोडक्शन में प्राइमरी प्रोडक्शन में लगा हुआ व्यक्ति है उसको ज्यादा सम्मान देना चाहिए, बशर्ते कि जो सम्मान नौकरी कर रहा है या नौकरी कर रहा है। जब तक ये शिक्षा समाज प्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, तब तक मुझे लगता है कि यह जो देश की असली फिलॉसफी है वो सिद्ध नहीं होगी, और ऐसा होना चाहिए मेरी समझ से। बिल्कुल, प्रोफेसर साहब का कहना ये है कि जो प्रोड्यूस करता है उसे सम्मान ज़्यादा मिलना चाहिए, और असली सम्मान का हकदार यही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बार बार इस बात पे इन्फेसिस होता है कि रोजगार देने वाले बनिए, रोजगार लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिए। जब आप रोजगार देंगे तो आपको एक आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी और दूसरों को उससे फ़ायदा भी होगा और समाज को भी फ़ायदा होगा। एक जहन में बात ये आई थी कि आजकल एक टर्मिनोलॉजी बहुत सुनने में आ रही है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आखिर तकनीकी शिक्षा पे इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है क्या? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारा देश तो प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग पे लगा हुआ है। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट से ज़्यादा जरूरी है प्रोडक्ट। जैसे लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन मेरा अपना मत है प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग। अगर हम ये पहले से सिखाएं कि भाई बच्चा को कोई प्रोडक्ट बनाए, आपको याद हो या ना याद हो, हमारे बॉस छोटे के समय में हम लोग घर में कोई चीज़ बना देते हैं। आप देखते हैं कि छोटा सा बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद कब होता है जब वो छोटा सा रेत का घर बना देते हैं। उस रेत के घर का महत्व नहीं है, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, वो उसने छोटी सी चीज़ में बनाकर आपको दिखा, या छोटी सी रंगोली बना। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अपार क्षमता है, और ग्रामीण अंचल में उससे भी ज़्यादा क्षमता है। यह तो देश का मैं तो कहूँगा दुर्भाग्य है कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे उस ग्रामीण अंचल से। पर जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़े नहीं है, उनमें भी है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग तो होनी ही चाहिए, करते भी हैं लोग, और मैनेजमेंट में बहुत सारी होती भी है, टेक्निकल एजुकेशन में भी होनी चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग हो और प्रोडक्ट बनाए, हम सिंथेसिस ओरिएंटेड लर्निंग पे चले, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। विशी सर, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। जैसे हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी सुनी थी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग भी होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में तकनीकी शिक्षा किस तरीके से सहायक साबित हो सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया, वो बहुत स्वागत योग्य है जी, लेकिन मुझे अपने बेसिस पे लगता है कि डिजिटल इंडिया तभी सफल हो सकता है जी जब उसमें 3-4 बहुत सारे कंपोनेंट्स जी। नंबर 1 जी, अपनी भाषा में, अपनी भाषा का मतलब हिंदी में जी, वर्नाकुलर भाषा में, ओके, डिजिटल डिवाइस पे और इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ओके, उस लास्ट माइल व्यक्ति को मिले, लास्ट कनेक्टिविटी मिले, और उसके लिए डिजिटली कुछ उपयोगी जी। आपने देखा होगा जो मोबाइल है जी, बहुत सफल होता है, लेकिन मोबाइल में इंटरनेट अभी भी लग्जरी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हमने बहुत सारी चीजें नहीं डेवलप की, चाहे वो ऐप के रूप में हो, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो, जो डिजिटल इंडिया में कॉमन व्यक्ति को जरूरत है। आज कॉमन व्यक्ति को अगर ये जरूरी हो कि मेरी डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगी, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगी, मुझे लोन लेना है, मुझे जनधन योजना में पार्टिसिपेट करना है, तो वो गांव में बैठा है, उस प्रोग्राम के माध्यम से लॉक कर ले और उसको लॉक करके मिले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि जो चीज़ बहुत बढ़ती है, साइबर सिक्योरिटी का बहुत थ्रेट है जी, और बहुत सारे गांव के लोगों को लोग बेवकूफ़ बनाकर उसके एटीएम क्रेडिट से कार्ड से निकाल लेते हैं। तो ये जब तक 2 चीज़ें पूरी नहीं होती, तब तक मैं डिजिटल इंडिया जो कि बहुत अच्छा इनोवेशन है सो सफल में तभी मानूंगा जब गांव का अंतिम व्यक्ति यूज करने लगे। आज मोबाइल इसलिए सक्सेसफुल है कि मैं भी मोबाइल यूज करता हूँ, मेरा नौकर भी यूज करता है, मेरा मालिक भी यूज करता है, सब लोग करते हैं, हम लोग मोबाइल से कनेक्टेड हैं। वैसे ही जब सब डिजिटली कनेक्ट हो जाएंगे और डिजिटल हाईवे बन जाएगा, जैसे आज रोड बनी हुई है, वैसे ही डिजिटल हाईवे बन जाएगा। तो सर, मैं माफी चाहूंगा इंटरफेरेंस के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जोड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल कीजिए।
सर मैं जानना चाहता था कि जो अभी तक स्पेशल कैरी ओवर कराए जा रहे थे वो इस साल से शायद बंद कर दिए गए हैं, तो मैं जानना चाहता था कि जो है अगर स्पेशल कैरी ओवर बंद किए गए हैं तो किस वजह से बंद किए गए हैं। ठीक है, अच्छा है, इससे भविष्य बच्चों का ज्यादा सही अच्छा रहेगा, बट बच्चों जो लड़के इस बार स्पेशल कैरी ओवर का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि उसका भविष्य अब रिजल्ट की वजह से असर बैठ गया है, तो इसके बारे में सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल के लिए। ये प्रश्न जी, ये प्रश्न जो है प्रासंगिक नहीं है प्रोफेसर साहब। आज के इस उनको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आएंगे कल तो बैठ के बात करेंगे अगर वो हमारे साथ हैं। जी 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 जैसे ये प्रश्नों को लीजिए जो आज आज से प्रासंगिक है। ये हमें भी लग रहा था कि ये प्रश्न थोड़ा सा आज के टॉपिक से प्रासंगिक नहीं है। अगर किसी की कोई समस्या है तो विश्वविद्यालय जाकर के वो संपर्क स्थापित कर सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान वहां से वो प्राप्त कर सकता है। प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा सवाल इससे पहले कि हम वाइंड अप करें आज के इस प्रोग्राम को, ये है कि एक लेख हमने पढ़ा था कि अंकों के आंकड़े में पिछड़ती प्रतिभा। हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस लेख का मूल तत्व क्या है और तकनीकी शिक्षा या जो पारंपरिक शिक्षा है उसमें किस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं। उस समय वो अमर उजाला का हमारा एक आर्टिकल था अंकों से, और अंकों से जब हम प्रतिभा को नापते हैं तो आज पहले के लोग कहते हैं साहब उस समय का फर्स्ट डिवीजन 5 गांव में जाना जाता था, और आज का 99% वाले को बगल का व्यक्ति नहीं जानता जी। तो मुझे लगता है जो प्रतिभा का आकलन है वो अंकों से नहीं करना चाहिए, वो सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी से करना चाहिए। और आपने उसके बाद तो बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़े होंगे, एनडीटीवी में भी आया, बाकी जगहों पे आया कि हर बोर्ड लड़के को ज़्यादा नंबर 56 नंबर देता जा रहा है। और खैर उसके बाद बिहार के रूबी राय का भी कांड बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो मुझे लगता है कि जो प्रतिभा है, जो उसकी कॉम्पिटेंस है, वो सृजनात्मकता और प्रोडक्शन से देखी जानी चाहिए, ना कि उसके कितने नंबर है। कोई नहीं पूछता मेरा साहब के कितने नंबर है, मेरे कितने नंबर है 8th में। ये लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, करने से होना चाहिए। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतनी कीमती जानकारी दी। दोस्तों, जमीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के इस प्रोग्राम को हमें समाप्त करने की, वाइंड अप करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।